नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपन बीएससी पार्ट सेकेंड का बैच चालू कर रहे हैं और इस साल बच्चे फर्स्ट ईयर से डायरेक्ट प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आए हैं। तो उनको ना तो यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न का पता है, कितने मार्किंग का होता है, क्या होता है, सिलेबस के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनको, क्योंकि उन्होंने अब तक 10th और 12th बोर्ड ही दिया है। यूनिवर्सिटी का उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया है और बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका डिफरेंस है वो आपको तब पता चल जाएगा जब आप एग्जाम दोगे और आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको ये डिफरेंस है वो क्लियरली पता चल जाएगा। मेरे बोलने से आपको इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस एक अलग चीज होती है। जब आप उस चीज का खुद एक्सपीरियंस लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और इनके रिजल्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो एक दूसरी बात ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अपना सिलेबस अपन इस तरीके से कराएंगे कि बीएससी का किसी भी यूनिवर्सिटी का छात्र हो, सारा सिलेबस इधर कराया जाएगा, सभी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों में बुक सेम चलती है, बस मार्किंग का डिफरेंस आता है। अपन किसी भी एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको बता देंगे और बस किताबें सेम रहती हैं सभी यूनिवर्सिटियों में। ऐसा नहीं किताबें भी अलग अलग, किताबें बिल्कुल सेम रहती है सभी यूनिवर्सिटियों में, बस किसी में वो पेपर 40 का लगता है तो किसी में 50 का लगता है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। तो सभी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस इधर कराया जाएगा। और बीएससी पार्ट सेकेंड के कुछ छात्र तो अपन से जुड़े हुए हैं, और जो छात्र जुड़े नहीं है आप चैनल को शेयर करो ताकि वो चैनल पर आगे जुड़ सके और अपनी पढ़ाई रेगुलर चालू कर सके, क्योंकि आज से अपन ना बीएससी पार्ट सेकेंड का बैच चालू हो रहा है। फाइनल का तो चल ही रहा था, उसमें बीच में छुट्टी ले ली थी मैंने, अब वो जहां से छोड़ा था वहां से वो भी कंटिन्यूस में चालू कर दूंगा। अब पहले थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं, 3-4 मिनट आपका मैं लूंगा सिलेबस समझाने के लिए, उसके बाद अपन अपने टॉपिक पर आएंगे वापस से। ठीक है, देखो सिलेबस देखना अपना। देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करता हूं मैं, किसकी, आरयू की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो बीएससी के 3 पेपर लगते हैं मैथमेटिक्स के, पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो सेकेंड ईयर में एक बुक चलती है रियल एनालिसिस और एक बुक चलती है मैट्रिक्स स्पेस। कौन कौन सी, एक रियल एनालिसिस और मैट्रिक्स स्पेस। हिंदी में नाम है इनके वास्तविक विश्लेषण और दूरी समष्टि। जो पेपर फर्स्ट है इसमें ये दोनों बुक्स आती है, दोनों बुक्स आती हैं इसमें, और ये पेपर लगता है आपका 40 मार्क्स का, 40 नंबर का है ये लगता है पेपर आपका। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये तीनों साल में सबसे हार्ड पेपर यही है। जो रियल एनालिसिस कंप्लीट थ्योरी बेस्ड है, पूरा पूरा है, ये थ्योरी पर आधारित है, बहुत सारे थ्योरम्स है इस पेपर में, पूरा का पूरा पेपर थ्योरी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इस पेपर में, और सारी थ्योरम्स है आपको याद करनी पड़ेगी, समझ के रटने का कोई लोचन नहीं है इधर। और इसको अपन बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल एक एक चीज समझाएंगे इस पेपर में भी। और जो पेपर सेकंड है ये पूरा कैलकुलेशन पर आधारित है, मतलब 1 घंटा में आपको पढ़ाऊंगा तो 3 घंटे आपको पेन और पेपर वर्क घर पे करना पड़ेगा, तब जाके ये पेपर अच्छा आपका निकलेगा। अगर आपने इस पेपर में प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपका ये पेपर, कोई चांस ही नहीं है कि आपका ये पेपर यूनिवर्सिटी में अच्छा चल जाए, क्योंकि इस पेपर में कम से भी कम 3 बार रिवीजन आपका ये पेपर मांगता है, कम से भी कम 3 बार रिवीजन आपका ये पेपर मांगता है। और ये पेपर इतना, अगर आपने 3 बार रिवीजन कर लिया तो ये पेपर इतना सीधा भी हो जाता है कि आप 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हो। इस पेपर में आपके 2 बुकें हैं सेकेंड ईयर में, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन और एक दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका ये दोनों बुकों का मिलाकर आपका एक पेपर लगता है, वो होता है पेपर सेकेंड, और ये नंबर आता है 40 नंबर का आपका पेपर। कितने नंबर का, 40 नंबर का। और जो पेपर थर्ड है इसमें 2 बुकें हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस। तो ये वेक्टर कैलकुलस और न्यूमेरिकल, ये भी कैलकुलस पर बेस्ड है। इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस जो बुक है इसमें कैलकुलेटर यूज होता है। कौन सा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये आप बाजार से जाकर खरीद सकते हो, पहले मार्केट से जाकर इसके लिए एक कैलकुलेटर आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो बीटेक वाले जनरली यूज करते हैं, वो कैलकुलेटर इसमें यूज आता है। क्योंकि इसमें क्या है कि कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका अपन बेसिक कैलकुलेशन के आधार पर उनका मान नहीं निकाल सकते, इसलिए अपन कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। और इस पेपर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आपके लिए कैलकुलेटर अलाउ होता है, इस वाले एग्जाम में, ओनली फॉर इस एग्जाम में, और किसी भी एग्जाम में नहीं। इस एग्जाम में भी जो इस पेपर को क्लियर करने के लिए, क्लियर तो हो जाता है, ज्यादा मार्क्स चाहिए नहीं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं
तो इस पेपर में भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम 2 बार तो आपके सवाल निकाले हुए होने ही चाहिए। और इसका एक सवाल ही बहुत लंबा होता है, करीब आधा आधा घंटा का एक सवाल होता है। कैलकुलेटर भी यूज होता है इसमें। तो ये दो बुक है इसमें, वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन हिंदी में नाम है इसका, और न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण। और ये 2 बुक मिलाकर जो नंबर पेपर आता है वो 40 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 40 नंबर का। कहने का मतलब है जब टोटल मार्किंग है वो आपकी 120 नंबर की होती है। कितने नंबर की? 120 नंबर की। और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है आरयू में। तो कंप्लीट 150 नंबर का होता है आपका मैथमेटिक्स, जिसमें से 120 नंबर थ्योरी के और 30 नंबर आपके होते हैं प्रैक्टिकल के। अब और यूनिवर्सिटियों का लोचा क्या है? और यूनिवर्सिटियों का ये लोचा है कि ये 150 जो मार्किंग है इसको 200 कर दिया है, कहीं पर इसको 200 है, कहीं पर ये 100 ही है, और कहीं पर ये 150 का 300 कर दिया है। बाकी किताबें सेम है, सिलेबस सेम है। सिलेबस में कुछ 1-2 चैप्टर हैं जो उल्टे सीधे ऊपर नीचे हैं, वो भी अपन आपको करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सिलेबस आपको समझ आ गया हो तो नोट कर लो, या फिर नोट करने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। अपन पहले कराएंगे अपना आपका पेपर सेकंड, क्योंकि इसमें आपको कम से भी कम 3 बार रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो इसको कराऊंगा मैं आपको, और आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। ये पेपर ऐसा है, हार्ड जरूर है, पर एक बार ही पढ़ने की जरूरत है ढंग से। एक बार एक थ्योरम को आपने निकाल लिया, बाकी पेपर टाइम पे जो गेफ आता है उसमें निकाल लिया, तो आराम से क्लियर हो जाता है। इसमें इतना ज्यादा रिवीजन का टाइम नहीं, इस मतलब रिवीजन मतलब इतना ज्यादा नहीं मांगता प्रैक्टिस। और इस पेपर में ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा आपका, अगर आपको नंबर लाने हैं। प्रैक्टिस के हिसाब मतलब पढ़ने के हिसाब से टाइम कम लेगा ये, और वैसे हार्ड है समझने के हिसाब से। तो पर अपन ऐसा समझाएंगे जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। पर अब अपन पेपर सेकंड चालू करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। ठीक है, ये सब मैं मिटा देता हूं, अब अपन फिर आगे चलते हैं। देखो पेपर सेकंड कौन सा चालू कर रहे हैं अपन? पेपर सेकंड। आपका जो पेपर सेकंड है उसको चालू करने से पहले आपकी कुछ पुरानी यादें जो आप भूल चुके हो वो अपन ताजा कर लेते हैं। कौन सी यादें? मतलब कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें, वो आप भूल गए होंगे। अपन 1-2 क्लासों में आपको कुछ बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद अपन चैप्टर पे आएंगे क्लियरली। पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझा देता हूँ। जो नोट करना चाहता है वो नोट कर लेना, क्यों, और जो नहीं चाहता है वो बस समझते रहो, देखते रहो आराम से, और मजे लेते रहो। देखने का आराम से समझते रहो चीजों को, और मजे लेते रहो आराम से। मतलब क्योंकि जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, और यदि भूल गए हो तो नोट भी कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं। देखो राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अचर और एक होती है चर। इंग्लिश में इसका नाम होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। और चर होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। अब अचर में क्या आता है? अचर में 5, 10, 11, 12, 15, 19 इस टाइप से होते हैं। अब जैसे कि 5 का मान किसी जगह पर 5 है, तो दूसरी जगह पर 5 का मान 6 थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना। मतलब कहने का ये है कि अचर राशियां वे राशि होती है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे राशियां क्या कहलाती है? अचर राशि। जैसे कि 5 है, वो किसी जगह पर 5 है तो दूसरी जगह पर भी 5 रहेगा, 5 कोई दूसरी जगह पर जाके 6 तो हो नहीं जाएगा। तो मतलब वे राशियां जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, वे राशियां क्या कहलाती है? अचर राशियां, अर्थात कांस्टेंट राशियां। क्या कहलाती है? कांस्टेंट। अब आता है चर। अब चर में कौन कौन सी आती हैं? मतलब वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस, कुछ भी मान लो, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे, कुछ भी। अब एक्स का मान एक इक्वेशन में कुछ और है, अगले दूसरी कोई जगह पर कुछ और हो सकता है, एक्स का मान किसी और जगह पर कुछ और हो, मतलब एक्स, वाई, जेड के मान इनके परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब चर राशियां अर्थात वेरिएबल किसे कहते हैं? वे राशियां जो कि परिवर्तित होती हैं, वे राशियां जो कि परिवर्तित होती है, वे राशियां क्या कहलाती हैं? चर राशियां, अर्थात वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, अब आपको ये चीजें समझ आ गई, चर और अचर का। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं।
अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आपको नेक्स्ट क्लास में वापस से मैं चीजें और भी बेहतर ढंग से, वैसे मैं पूरा अपना है जो 100% देने का प्रयास करता हूं। अगर उसके बाद भी आपको चीजें समझ नहीं आती है तो मैं फिर कुछ और तरीका लाऊंगा समझाने का आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिनको नहीं आती है चीजें समझ। ठीक है, चर आपको समझ आ गया। अब चर भी दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। कितने प्रकार के होते हैं चर? दो प्रकार के चर। वेरिएबल होते हैं भाई दो प्रकार के होते हैं वेरिएबल। एक होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। स्वतंत्र चर, हिंदी में नाम होता है इसका स्वतंत्र चर। और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर, आश्रित चर बोल दो या फिर परतंत्र चर बोल दो इसको। मतलब वेरिएबल्स चर राशियां दो प्रकार की होती है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। चर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो अपन इसको कैसे समझते हैं, थोड़ा एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि x प्लस वाई इजकस टू 10, ये कोई इक्वेशन है। क्या है? x प्लस वाई इजकस टू 10। अब x का मान आप मानो स्वेच्छा से, x का मान आपने लिया 2, तो y का मान क्या हो गया? 8। क्या हो गया? y का मान 8, ऑटोमेटिकली हो गया 8। x का मान 3 माना तो y का मान 7 हो गया। x का मान 6 माना, y का मान 4 हो गया। x का मान 5 माना, y का मान 5 हो गया। तो आप स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली किसका मान ले रहे हो? x का मान ले रहे हो। किसका मान ले रहे हो? x का मान है वो आप किस तरीके से ले रहे हो? इंडिपेंडेंटली। स्वतंत्रता पूर्वक किसका मान रहे हो? y का मान, x का मान आप स्वतंत्रता पूर्वक मान रहे हो, और y का मान अपने आप निर्धारित हो रहा है। y का मान अपने आप, y का मान थोड़ी आप अपनी इच्छा से ले पा रहे हो। जब x का मान आप निर्धारित कर रहे हो, उसके बाद y का मान आप अपनी इच्छा से थोड़ी निर्धारित कर पा रहे हो। तो मतलब जो y है वो x पर डिपेंड हो गया। क्या हो गया? y किस पर डिपेंड हो गया? x पर डिपेंड हो गया। किस पर डिपेंड हो गया? x पर। तो y है वो क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x। अब इसी समीकरण को आप उल्टे तरीके से समझो। इसी समीकरण को अब आप उल्टे तरीके से समझो। अब आप y का मान मानो, y का मान 2 मानो, तो x का मान क्या आ गया? 8 आ गया। y का मान आप 3 मानो तो y का मान, x का मान 7 आ गया। y का मान आप 4 मानो, x का मान 6 आ गया। तो अब इंडिपेंडेंटली आप मान किसका ले रहे हो? y का। किसका मान ले रहे हो? y का। और x है जो y पर डिपेंड हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? अब x हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चीजें समझ आई आपको? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब एक उदाहरण और लेकर समझो। देखो x प्लस वाई प्लस जेड। अब अपन ने इसमें 3 वेरिएबल्स ले लिए। कितने ले लिए? 3 वेरिएबल ले लिए, बराबर आपने मान लो इसको 15। क्या मान लो? 15। अब जैसे x बराबर आपने मान लिया 2 और y बराबर आपने मान लिया 3। x बराबर 2 और y बराबर 3, तो z का मान अपने आप निर्धारित हो जाएगा। z का मान क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। अब x का मान आप ले लो 3। x का मान क्या ले लो? 3। y का मान आप ले लो 4। तो z का मान अपने आप निर्धारित हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। अब मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? जो z है वो x और y पर डिपेंड हो गया। जो z है वो x और y पर क्या हो गया? डिपेंड हो गया।
तो यहाँ पर जेड है वो क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स और वाई क्या हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इनके मान अपन अपनी स्वेच्छा से मान रहे, अपने आप अपनी इच्छा से मान रहे हो। इसके ऊपर किसी, ये जो एक्स और वाई के मान है किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे। और जब एक्स और वाई को अपन अपनी इच्छा से मान लेते हैं तो जेड का मान अपने आप निर्धारित हो रहा है, तो वो डिपेंड हो गया एक्स और वाई पर। किस पर डिपेंड हो गया? एक्स और वाई पर। इसी प्रकार से अपन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस बराबर, इस प्रकार से अपन ले लें तो क्या हो जाएगा, उसको मान ले अपन 5 मान ले बराबर 6 मान ले या फिर 25 कुछ भी मानो, तो उसमें भी एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो बाकी सब पर निर्भर करेगा, क्योंकि सभी के जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर आप मान लो 25। अब जैसे x, y, z, p, q इन सब के मान अपन ने कुछ मान लिए अपनी इच्छा से, तो r का मान अपने आप निर्धारित हो जाएगा। तो r क्या हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी सब के सब क्या हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे कहने का मतलब क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है हमेशा, क्या होता है एक होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इधर भी देख लो, इधर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला अपने पास कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ आई? कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ये बात समझा दी जाएगी। और अभी तो अपने सवाल चालू नहीं हुए, वैसे भी कोई प्रॉब्लम हो आप सभी को कोई सी भी बात से रिलेटेड, तो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से कमेंट में लिख दो उसके टेलीग्राम चैनल के। वैसे तो नॉर्मल प्रॉब्लम है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, पर टेलीग्राम पे आप क्या फोटो वगैरह भी सेंड कर सकते हो किसी क्वेश्चन का कुछ भी, तो वहां पर क्वेश्चन का फोटो सेंड करो, आराम से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपको सारा कुछ प्रॉब्लम कुछ भी हो अपनी इच्छा से, जो अपनी मन की भावना है, क्योंकि ऑनलाइन में आप फेस टू फेस तो नहीं अपनी मन की भावनाएं बता सको, तो लिखकर भी आप पेन और कॉपी से उसमें फोटो भेज सकते हो कि आपके मन में किस तरीके का डाउट उत्पन्न हो रहा है, तो वो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ऐसी टेंशन मत लो, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग मिलेगी आपको, बिल्कुल जैसे आप पढ़ रहे हो तो टेबल कुर्सी पे बैठो आराम से, जैसे आप कोचिंग में आते थे वैसे ही कोचिंग की तरह, मतलब शर्ट वगैरह पैंट वगैरह पहन कर आराम से उसी तरीके से आओ और बैठो टेबल पर और फोन को सामने रखो और आराम से, मतलब जैसे फीलिंग वहां पर लेते हो उस तरीके से आनंद लेकर पढ़ो। कहने का मतलब ये है। अब आती है डिफरेंशिएशन की बात, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं अपन। क्या डिफरेंशिएशन की बात, देखो 12th में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है पार्शियल। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आपने 12th में पढ़ा होगा और पार्शियल डिफरेंशिएशन है आपने किसमें पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इधर लिख लो अवकलन, कि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आ गई होगी। डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन साधारण अवकलन, साधारण अवकलन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन। देखो डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन है वो 2 प्रकार के होते हैं, साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन। जो साधारण अवकलन है आप 12th में पढ़ के आए हो, और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो। तो देखो क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूं मैं। जैसे कि कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स कोई इक्वेशन है, सॉरी y एफ एक्स तो कोई फलन है और y बराबर एफ एक्स कोई इक्वेशन है। तो जो y है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर।
तो x यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र चर है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और डिपेंडेंट वेरिएबल है y। तो y है वो x पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वो डिफरेंशिएशन जिसमें एक स्वतंत्र चर हो, क्या हो, एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर, एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलन हो, तो वो क्या कहलाता है, साधारण अवकलन। या फिर दूसरी डेफिनेशन में दूसरे तरीके से बात करें तो वो अवकलन जिसमें एक स्वतंत्र चर विद्यमान हो, एक स्वतंत्र चर हो, तो वो क्या कहलाता है, साधारण अवकलन। जैसे कि साधारण अवकलन को लिखते हैं इसके dy dx d2y dx स्क्वायर d क्यूब y dx क्यूब डेस। देखो जो अब देखो यहाँ पर एक तो क्या है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक यहाँ पर देखो x, एक ही स्वतंत्र चर उपस्थित है, एक ही स्वतंत्र चर उपस्थित है। जब एक ही स्वतंत्र चर उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, साधारण अवकलन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, देखो माना कोई समीकरण है, सॉरी z बराबर f(x, y), अब जिसमें दो स्वतंत्र चर हो, क्या हो, दो स्वतंत्र चर हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक आश्रित चर हो, तो वो क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन को देखो कैसे लिखते हैं, मतलब इसको दूसरी तरीके से बात करें तो जब एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलन हो तो उसे क्या कहते हैं, आंशिक अवकलन। इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, देखो इसको जैसे कि डेल z बाई डेल y, डेल z बाई डेल x, डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर। इस तरीके से देखो स्वतंत्र चर कितने हो गए, x y x y, मतलब एक से अधिक स्वतंत्र चर है और एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या है, आश्रित चर। जब एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल उपस्थित हो तो वो क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखो ये आपकी बेसिक बात थी जो याद दिलानी थी मुझे, तो मैंने ये आपको याद दिला दी। अब अपन अपनी बुक का जो नाम है, सेकेंड पेपर में जो आपकी बुक है, अवकलन समीकरण, क्या नाम है, अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपन उसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा। अब अपन अपनी बुक के नाम पर आते हैं। बुक का नाम है आपके का डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण, ये आपकी बुक का नाम है। क्या है ये, आपकी बुक का नाम, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी क्या है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक है, अपन उसके टाइप पर आने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि अवकलन समीकरण क्या होता है। क्या होता है अवकलन समीकरण, उसका नाम, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। आपकी जो बुक का नाम है अवकलन समीकरण, पहले उसका तो अर्थ पता चले तभी तो बुक पढ़ेंगे अपन। देखो क्या है अवकलन समीकरण, क्या है देखो समझ लो। एक स्वतंत्र चर x, एक स्वतंत्र चर x, कुछ भी हो सकता है, x में मान रहा हूं, लिखना मत अभी, बस समझना। एक स्वतंत्र चर x तथा स्वतंत्र चर के फंक्शंस, स्वतंत्र चर के फलन, जैसे कि sin x, tan x, cos x, e की पावर x। स्वतंत्र चर अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स फंक्शंस,
sin x tan x cos x ex, कोमा आश्रित चर y तथा इसके डेरिवेटिव्स तथा इसके अवकलज dy बाई dx डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर डी क्यूब वाई dx क्यूब डॉट 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 को संबंधित करने वाला जो समीकरण होता है, को संबंधित करने वाला जो समीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अवकल समीकरण। तो डेफिनेशन को समझ आई आपको? मतलब ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र चर x तथा इसके फलन, स्वतंत्र चर x तथा स्वतंत्र चर के फलन, कोमा आश्रित चर y तथा इसके डेरिवेटिव्स तथा इसकी अवकलन dy बाई dx डी, मतलब ये मत लिखो, तथा इसके डेरिवेटिव्स तथा इसके अवकलजों को संबंधित करे, रिलेट करे, उसे क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं उसे? अवकल समीकरण। अब जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर रहे हैं, डेफिनेशन में लिखा रहा हूं। स्वतंत्र चर x तथा स्वतंत्र चर के फलन, कोमा आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकलजों को संबंधित करने वाला जो समीकरण होता है उसे अवकलन समीकरण कहते हैं, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ले लो आप इसका, डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर प्लस cos x dy बाई dx प्लस x स्क्वायर y बराबर cot x। तो ये क्या कहलाएगा? आपका अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या थी? देखो ढंग से समझना वापस से। स्वतंत्र चर x तथा उसके फलन cos x cot x तथा उसके फलन cos x cot x, आश्रित चर y तथा उसके डेरिवेटिव्स को संबंधित करने वाला समीकरण क्या कहलाता है? अवकल समीकरण। तो ये आपका अवकल समीकरण हो गया। देखो पूरा का पूरा समझ आ रहा है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब अपन आगे चलते हैं। जो अवकल समीकरण है वो आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये हो गया आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इंग्लिश में नाम है, हिंदी में नाम लिखना साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। वे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल आता हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल उपस्थित हो, मतलब साधारण अवकलन उपस्थित हो, वो क्या हो गए? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी प्रकार जिनमें पार्शियल डिफरेंशियल उपस्थित हो वो क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि थोड़ी देर पहले अपन ने डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी। तो इसकी डेफिनेशन के तौर पे बात करें अपन, किसके तौर पे बात करें? डेफिनेशन के तौर पे अपन इसकी बात करें तो क्या है? देखो, वे अवकल समीकरण लिखना चाहते हो तो लिखो, वे अवकल समीकरण जिनमें एक स्वतंत्र चर उपस्थित हो, वे अवकल समीकरण जिनमें एक स्वतंत्र चर उपस्थित हो क्या कहलाती है?
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण। जिन्होंने नहीं लिखा है वो दोबारा से लिखो। वे अवकल समीकरण जिनमें एक स्वतंत्र चर उपस्थित हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल उपस्थित हो, वे क्या कहलाती हैं? साधारण अवकल समीकरण। इसका एग्जांपल मैं लिख दूंगा अभी। देखो एग्जांपल लिखना चाहते हो तो अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ मिनटों पहले ही मैंने इसका एग्जांपल लिखा था। किसका? अवकल समीकरण का। वो लिख लेना, वही एग्जांपल इसमें है, लिख लो उसको। आंशिक अवकल समीकरण का जो लिखना चाहता है डेफिनेशन लिखना, वे अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर उपस्थित हो। वे अवकल समीकरण जिनमें एक से अधिक वे अवकल समीकरण जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र चर उपस्थित हो, वे क्या कहलाते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एग्जांपल लिखना चाहते हो आप तो एग्जांपल लिखना वाई स्क्वायर, कुछ भी अपने मन से बना सकते हो, वाई स्क्वायर डेल जेड डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड डेल वाई एक्स वाई। नोट कर लो इसको, ये एग्जांपल हो गया आपका। ठीक है, इसमें देखो एक्स वाई दो स्वतंत्र चर आ रहे हैं इसमें। ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आश्रित चर हो गया आपका जेड। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? कोई डाउट यहां तक? मेरे हिसाब से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सभी के सभी। क्या लगाओगे नेक्स्ट हेडिंग? कोटि और घात की बात करते हैं अवकल समीकरण की। एक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, ये हेडिंग जमाना। क्या जमाओगे? अवकल समीकरण की कोटि और घात। इंग्लिश में लिखना ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि और घात। सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑर्डर की। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर की। कोटि की बात करते हैं सबसे पहले। किसकी बात करते हैं? कोटि की। देखो कोटि क्या होती है? किसी भी अवकल समीकरण, सॉरी लिखने से पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल लिखेंगे, उसी से समझेंगे अपन चीज को। देखो ये कोई अवकलज, ये लिखना डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब, सॉरी प्लस स्क्वायर लिखना। ही सभी के सभी उतार लो इसको जल्दी से। देखो क्या होता है ऑर्डर, ये क्या है? एक अवकल समीकरण। क्या है ये? अवकल समीकरण। किसी भी अवकल समीकरण में, किसी भी, इसका ऑर्डर की डेफिनेशन लिखना सभी के सभी। किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज, किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ये एक अवकल समीकरण है आपके सामने। इसमें उच्चतम अवकलज कौन सा है? 3 बार। इसमें 2 बार हो रहा है, इसमें 1 बार हो रहा है। इसमें अवकलज कितनी बार हो रहा है? इसमें अवकलज हो रहा है 3 बार। तो उच्चतम अवकलज की कोटि, और इसकी कोटि क्या हो गई? 3। इसकी कोटि क्या हो गई? 3। तो उच्चतम अवकलज की कोटि है वो पूरे समीकरण की क्या कहलाती है? कोटि। तो कहने का मतलब इसकी कोटि कितनी हो गई? इसकी कोटि कितनी हो गई? 3। क्या हो गई? इसकी कोटि 3 हो गई। क्या हो गई? 3। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ आई। अब देखो आगे, ऑर्डर समझ आ गया आपको। अब अपन चलते हैं घात पर, डिग्री पर। घात,
क्या होती है घात? देखो डेफिनेशन लिखना पहले। किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित, किसी भी अवकलन समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज की घात क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की डिग्री या घात कहलाती है। किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की घात, किसी भी अवकलज समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की घात क्या कहलाती है? उस अवकल समीकरण की घात या फिर डिग्री। अब देखो इसकी जो घात है वो कितनी है? 1। देखो ढंग से लिखना है इसको, नया एग्जाम्पल लिख देता हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नोट कर लो आप। अब देखो इसकी जो उच्चतम अवकलज कौन सा उपस्थित है इसमें? ये इसमें 2 बार अवकलन हो रहा है, तो उच्चतम अवकलज ये हो गया। उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज की इसकी घात कितनी है? 1। उच्चतम अवकलज की घात है वो क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की घात अर्थात डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री। तो और इसकी कोटि की बात करें तो डिग्री क्या और कोटि क्या होती है? किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि। अब इसमें उच्चतम अवकलज ये है, इसकी कोटि कितनी हो गई? 2। तो इसकी कोटि 2 है तो पूरे अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी? 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2। और इसका जो डिग्री है, डिग्री कितनी हो गई? 1। इसी प्रकार इसकी तो ऑर्डर कितना है इस वाले इक्वेशन का? इस वाले का ऑर्डर कितना है? 3। और इसकी जो डिग्री है, डिग्री है वो कितनी है? 1। क्योंकि उच्चतम अवकलज की घात कितनी है? 1। अब जिसने नहीं लिखा है वो दोबारा से मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। घात लिखना, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की घात, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की घात क्या कहलाती है? उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है या फिर डिग्री कहलाती है। ये बात समझ आ गई आपको? अब कुछ पॉइंट है वो इसी के अंदर है, कुछ पॉइंट, कुछ नोट जिनको बोलते हैं नोट। नोट जिसको क्या बोलते हैं? नोट बोलते हैं। वो आपको मैं लिखा रहा हूं, नोट करके लिखना इस तरीके से। कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखा देता हूं। यदि अवकल समीकरण में समाकलन चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो हम उस अवकल समीकरण का घात या डिग्री, घात अर्थात डिग्री, ऑर्डर, डिग्री तथा ऑर्डर बताने से पहले उस अवकल समीकरण से उस समाकलन चिन्ह को हटा देंगे, उस समाकलन चिन्ह को हटा देंगे। जैसे कि इसी को मान लो आप, इसी, जैसे कि आप एक और मानो, एक एग्जाम्पल और लिखा देता हूं जैसे कि मैं समझाने के लिए आपको। जैसे कि ये कोई d2y dx² प्लस dy बाई dx प्लस x² dx बराबर 0, इस टाइप से लिखा हुआ है कोई अवकल समीकरण। क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार से कोई अवकल समीकरण लिखा हुआ है। अब इसमें आप देखो ये, अब इसकी कोटि है जो 2 नहीं है, इसकी कोटि है जो 2 नहीं है। इसकी कोटि 2 कब आएगी? जब ये समाकलन चिन्ह ना होता तो अपन बता सकते थे, पर उससे पहले अपन इस समाकलन चिन्ह को हटाएंगे। अब हटाने के लिए इसका क्या करेंगे? अब हटा ऐसे मत देना कहीं आप इसका समाकलन कर दो, x³/3 लिख दो यहाँ पर, तो x³/3 उसमें तो c भी आ जाएगा साथ में, तो इस तरीके से नहीं हटाना है। कैसे हटाओगे? तो दूसरा लॉजिक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे इक्वेशन का d3/dx³ प्लस d2y dx² प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो यहाँ पर x² रह जाएगा बराबर 0। तो अब इसकी कोटि कितनी हो गई? 3 और घात डिग्री है वो इसकी कितनी हो गई? 1।
तो इस तरीके से जो समाकलन चिन्ह यदि अवकल समीकरण में यूज हो रहा है तो उसकी ऑर्डर और डिग्री बताने से पहले अपन को ये जो समाकलन का चिन्ह है उसको, जो ये समाकलन का चिन्ह है उसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और दूसरी बात, पहला जो नोट जमा है वहां से आपने एक पॉइंट लिख लिया, उसके बाद आप इसका सेकंड पॉइंट लिखना, यदि अवकलन समीकरण में जो घाते हैं वो फ्रैक्शन भिन्न के रूप में हो, किसमें? भिन्न के रूप में, जैसे कि 1/2, 1/3 हो, 1/4 हो, इस टाइप से घाते हो, तो अपन इसको पूर्ण घात में, पूर्णांक के रूप में बदलेंगे। किसके रूप में बदलेंगे? पूर्णांक के रूप में बदलेंगे। उसके बाद उस इक्वेशन की ऑर्डर या फिर डिग्री उसके बाद ही बताएंगे, पहले इनको हटाएंगे, इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे। अब जैसे 1/2 घात है, इस पावर को हटाने के लिए अपन स्क्वायर करेंगे। 1/3 पावर है, इसको हटाने के लिए अपन क्यूब करेंगे। 1/4 पावर है, इसको हटाने के लिए अपन 4 मतलब 4 लिखेंगे, ऊपर होल 4 कर देंगे, उसके बाद अपने पास ये 4 का चिन्ह भी हट जाएगा। तो इस टाइप से, जैसे कि एग्जाम्पल लेकर बात करें तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि d2y, जैसे कि dy बाई dx की पावर लगा हुआ है 1/2। क्या लगा हुआ है? 1/2 बराबर क्या है? sin x। छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखो, इसका ऑर्डर वगैरह बताने से पहले आप क्या करोगे, जो घात है sin x, देखो जो इसका ऑर्डर और डिग्री बताने से पहले आप क्या करोगे, जो फ्रैक्शन की घात है जो भिन्न है इसको पूर्णांक में चेंज करो। कैसे करोगे? स्क्वायर में इसको चेंज करोगे। देखो, स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर x। अब इसके बाद आप इसका ऑर्डर और कोटि दोनों, ऑर्डर और डिग्री दोनों बता सकते हो। अब क्योंकि अपन ने जो 1/2 घात थी वो तो हटा दी, इसका रूल है ये पूर्णांक के रूप में प्राप्त होनी चाहिए जो भी डिग्री है वो, ठीक है। अब इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कोटि भी इसकी जो ऑर्डर है वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखो नोट में कि ऑर्डर और डिग्री, कोटि और घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। किसी भी अवकल समीकरण में, कोटि और ऑर्डर सदैव धनात्मक पूर्णांक होती हैं, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ये, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक एक डाउट आपका मैंने क्लियर किया है, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट आते हैं आगे। देखो अभी चीजों को समझते चलो आप, सवाल आएंगे तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी चीजों को 1-2 क्लासों में किसी भी टीचर को जज करना पूरी तरीके से गलत कार्य होता है। कम से कम 3 या 4 क्लासें आप लो पूरी तरह, 3-4 क्लासों के बाद जज करो कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या कैसा पढ़ा रहा है। जो थ्योरी है, थ्योरी तो कब समझ आती है? जब अपन उसके ऊपर मोर देन क्वेश्चन निकालते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। पहले आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अपन काफी सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको पता चलेगा ये थ्योरी कहां पर काम आ रही है आपके। थोड़ा इसको समझो और लिखते चलो आराम से। चीजें समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में लिखो, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां से जाकर आप कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो फोटो खींचो और भेज दो। और एक चीज और मैं बताना भूल गया था, मैं यहाँ पर आपको JPH पब्लिकेशंस की बुक पढ़ा रहा हूं। जो स्टूडेंट JPH पब्लिक मतलब जयपुर पब्लिशिंग हाउस, ये वाली बुक खरीद सकते हो तो ये वाली परचेज कर लो। अदर बुक खरीद सकते हो जैसे गोखरू पब्लिकेशन है, कृष्णा सीरीज की बुक्स आती हैं, और भी कई सारी सीरीज हैं, CBH की बुक आती है। जो टीचर, जो भी स्टूडेंट है वो जैसी खरीदना चाहता है वो वैसी बुक खरीदो। पर JPH की बुक मैं इसलिए अच्छी बताता हूं क्योंकि राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सभी के सभी JPH में से ही क्वेश्चन पेपर छपता है, तो JPH की बुक ज्यादा अच्छी रहेगी। और बुक आप खरीदते हो सेम क्वेश्चन आपको सभी बुकों में, एक बात और, सभी बुकों में आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेंगे।
कोई भी क्वेश्चन अलग अलग नहीं मिलते हैं, लगभग सेम ही क्वेश्चन होते हैं सभी बुकों में, कोई एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। अगर यदि आप दूसरी पब्लिकेशन इस पब्लिक मैं यहाँ पर तो आपको एक बुक का सॉल्यूशन करवाऊंगा पूरी जेपीएच का, और सभी जो बुक है वो जो आधार में आपको बताऊंगा उसी आधार पर सारी बुकों का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, और सवाल भी लगभग सेम ही रहते हैं, और कुछ सवाल डिफरेंस भी हैं दूसरी बुकों में, कुछ सवाल अलग भी हैं और वो आपसे नहीं हो रहे हैं। अगर अपने आप मेरे से समझकर आपसे वो क्वेश्चन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचना, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन करना और फोटो खींचना उस क्वेश्चन का और भेज देना, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो। ये यहाँ पर तो मैं आपको जेपीएच पब्लिकेशन पढ़ा रहा हूँ, जिनके पास ये पब्लिकेशन है उनको तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, और उनको भी टेंशन की जरूरत नहीं है जो दूसरी पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, उनको भी कोई टेंशन नहीं, वो तो क्या करें, वो क्वेश्चन की का फोटो खींचे और मेरे को सेंड कर दे। कहां पर भेजोगे? टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर भेजोगे, मैं वहां से क्वेश्चन आपका पढ़ लूंगा और आपका सॉल्यूशन या तो टेलीग्राम पर ही भेज दूंगा, या फिर मेरे पास 10-15 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं अलग से एक लेक्चर अलग से एक वीडियो बना दूंगा और उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, मतलब एक प्रॉब्लम बेस्ड क्लास ले लूंगा मैं आप सभी की। तो बिल्कुल टेंशन मत ले कि हम वो पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं वो पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप से कोई टेंशन मत लो आप। तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपना, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का निर्माण। जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लेना, और जो नोट नहीं करना चाहते हैं वो आराम से समझो और देखो आराम से चीज को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी शायद ये चीज आपको वैसे तो समझ आ जानी चाहिए, अगर नहीं भी आती है तो जब अपन इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो, कोई अवकल समीकरण है, कोई अवकल समीकरण है, माना उसका हल है, क्या है उसका? लेट एफ एक्स वाई ए बराबर 0, इसको दे दो समीकरण नंबर 1 नाम। जो यहां पर लिखना समीकरण 1, यहां पर लिखना माना समीकरण 1 किसी अवकल समीकरण का हल है, किसी अवकल समीकरण का हल है, जहां ए एक स्वेच्छ अचर है। क्या है? जहां ए क्या है? एक स्वेच्छ अचर है। लिख लिया सभी ने? अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष लिखना। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें x y a तथा dy dx तथा dy dx में एक संबंध प्राप्त होता है, एक संबंध प्राप्त होता है जो कि निम्न है, मान लो वो संबंध क्या है? एक्स वाई ए डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स को थोड़ा आगे लिखो, इसको दे दो समीकरण नंबर 2 ना। समझ आया? दोबारा से नोट कर लेना। माना समीकरण 1 किसी अवकल समीकरण का हल है जहां a एक स्वेच्छ अचर है, तथा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें x y a तथा dy dx में एक संबंध प्राप्त होता है जो कि निम्न है। समीकरण 1 और 2 की सहायता से a को विलोपित करने, इसको बराबर 0 लिखना, a को विलोपित करने पर, अब लिखना समीकरण 1 और 2 की सहायता से a को विलोपित करने पर हमें माना
माना हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निम्न लिखना है, निम्न समीकरण प्राप्त होता है। अब लिखना, नीचे लिखना है, ये लाइन लिखने के बाद निम्न समीकरण प्राप्त होता है, इसको उतार लेना। फिर लिखना समीकरण 3 एक प्रथम कोटि, समीकरण 3 एक प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। देखो प्रथम कोटि का है इसमें, क्योंकि एक बार अवकलन हुआ है। कितना? एक बार अवकलन हुआ है इसमें। प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अवकल समीकरण का हल क्या था? इस अवकल समीकरण का हल ये। कहने का मतलब क्या हुआ? एक कोटि के अवकल समीकरण में, अर्थात अब लिखना, अर्थात एक कोटि के अवकल समीकरण में, एक कोटि के अवकल समीकरण में, एक कोटि के अवकल समीकरण के हल, ऐसे लिखना, एक कोटि के अवकल समीकरण के हल में हमें एक स्वेच्छ अचर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक स्वेच्छ अचर प्राप्त होता है। अब लिखना पुनः माना एक अवकल समीकरण का हल है एक्स वाई ए बी बराबर 0। इसको दे दा समीकरण नंबर 4 नाम। जहां पुनः माना f एक्स वाई ए बी बराबर 0 एक अवकल समीकरण का हल है, जहां a और b स्वेच्छ अचर हैं। क्या है? स्वेच्छ अचर। a और b क्या है? स्वेच्छ अचर हैं, तथा समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें एक्स वाई ए बी, ऐसे मत लिखना, समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना, अवकलन करने पर। अब क्योंकि दो स्वेच्छ अचर हैं तो 2 बार अवकलन कर दो इसका। एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स ए बी, F2 एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स D2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए बी बराबर 0 लिख लेना। क्या लिख लेना? 0 बराबर 0। यहां पर इसको मिटा दो, इतना ही लिखना। एक्स वाई, इसका फर्स्ट बार अवकलन किया तो ये प्राप्त हुआ, सेकेंड बार अवकलन किया एक्स वाई, और ये क्या गया? D2 वाई डी एक्स स्क्वायर ए बी बराबर 0। ये 2 बार अवकलन, इसको समीकरण 5 नाम दे दो, समीकरण नंबर 6 नाम दे दो। ठीक है। पुनः लिखना, पुनः यहां से दोबारा लिखना, मतलब मैं दोबारा वो बता रहा हूं। पुनः माना किसी अवकल समीकरण का हल ये है, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये प्राप्त हुआ, फिर दोबारा अवकलन किया तो ये प्राप्त हुआ। अब समीकरण 4, 5, 6 की सहायता से a और b को विलोपित करने पर, अब लिखना समीकरण 4, 5 और 6 की सहायता से a और b को विलोपित करने पर, a और b को विलोपित करने पर माना हमें क्या प्राप्त हुआ? फाई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स D2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या प्राप्त हुआ अपन को? समीकरण 7, जो कि द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, लिखना, अर्थात द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के हल में 2 स्वेच्छ अचर होते हैं। द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के हल में 2 स्वेच्छ अचर होते हैं। अर्थात हमें ये निष्कर्ष मिला कि n कोटि के अवकल समीकरण में, n कोटि के अवकल समीकरण के हल में, n कोटि के अवकल समीकरण के हल में हमें n स्वेच्छ अचर प्राप्त होते हैं। अर्थात
कहने का मतलब ये है, यदि अपन को किसी अवकल समीकरण का हल दे रखा है, किसी अवकल समीकरण का हल दे रखा है और अपन को उसमें एक स्वेच्छ अचर दिया हुआ है, अगर मतलब कहने का मतलब दोबारा सुनो कि अपन को एक अवकल समीकरण दिया हुआ है, उसका हल दिया हुआ है, अवकल समीकरण का हल दिया हुआ है और उससे अपन को अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले अपन जो अवकल समीकरण का हल है उसमें काउंट करेंगे कि कितने स्वेच्छ अचर है, कितने स्वेच्छ अचर। यदि एक स्वेच्छ अचर है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर समीकरण जो हल है और जो वो समीकरण दो आया डिफरेंशिएशन करके उन दोनों की सहायता से एक जो स्वेच्छ अचर है उसको विलोपित करेंगे और फिर अपने पास समीकरण का हल आएगा। यदि इसी प्रकार यदि उसमें दो स्वेच्छ अचर हैं तो उसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे और दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास जो इक्वेशंस आएंगे उनको इक्वेशंस को आपस में किसी भी तरीके से संबंधित करके अपन ए और बी को मतलब दो जो स्वेच्छ अचर है उनको विलोपित करेंगे और विलोपित करके अपने पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी प्रकार तीन स्वेच्छ अचर हो तो तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे, चार स्वेच्छ अचर हो तो चार बार डिफरेंशिएशन करेंगे। इस प्रकार n स्वेच्छ अचर हो तो n बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर जितने भी स्वेच्छ अचर होते हैं उनको विलोपित कर देंगे और विलोपित करने के बाद जो अपने पास मान आएगा, जो अपने पास इक्वेशन आएगा वो क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण। आज की क्लास में यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल समझा दी जाएगा, एक एक चीज समझा दी जाएगी। अब थोड़ा सा और थ्योरी का पार्ट रह गया है, कल से अपन क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान रखना कल से अपन क्वेश्चन भी करेंगे और कल से अपन क्या करेंगे, आपको कम से कम इतने क्वेश्चन तो करा ही दूंगा मैं जो कम से कम 2 या 3 नंबर का आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा कल से, ठीक है। और कोई चीज समझ नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, जरूर लिखो, क्यों आपका पूछने का हक है और हमारा बताने का काम है। आप जितने भी क्वेश्चन करो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा और क्लास से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेंशन वेंशन मत लो कि सर में बीच में चली जाएंगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा आपको, टेंशन मत लो, बिल्कुल पढ़ो। आपका काम है बिंदास पढ़ने का, मेरा काम है बिंदास पढ़ाने का। मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते रहो, बस ईमानदारी रखो पढ़ने के प्रति, इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। मैंने बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर से पहले कम से कम 3 बार रिवीजन मांगता है तो 3 बार करना है। 1 घंटा इधर पढ़ा है तो 3 घंटे आपको घर देने हैं, तो देने ही हैं, ठीक है। अब चलते हैं, मिलेंगे अपन कल दोबारा से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।